स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। गोल्ड के ऊपर भारत में ड्यूटी 6% से बढ़ा के 15% कर दी गई है। आपको मालूम होगा वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है और जिसकी वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी जिस तरह से भारत के नागरिकों के ऊपर दारोमदार आ गया है कि भारत संकट में है, तो अब आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि जब काम करने की बारी सरकार की थी वो कहीं पीछे छूट गया। उन्होंने अपना काम समय पर नहीं किया, तो अब फिर से जिम्मेदारी भारत के लोगों के ऊपर है। अगेन भारत की सरकार फॉरेक्स बचाना चाहती है, बट क्या गोल्ड के इंपोर्ट को रोकने से आप फॉरेक्स बचा सकते हो? क्योंकि ओवरऑल इंपोर्ट में गोल्ड एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, क्या ये सही तरीका है? या फिर कोविड के समय में जैसे ताली और थाली बजा के हम कोविड के वायरस को भगा रहे थे, क्या ये भी एक तरह का वैसा ही समझ लो कि झुंझुने टाइप का मेजर है? इसके बारे में चर्चा करते हैं। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स सॉफ्टवेयर फैकल्टी। इसकी इकोनॉमिक्स समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि इसे कोई फ़ायदा वायदा होने वाला भी है या नहीं, या फिर ये एक तरह का फिर से वही डिमोनेटाइजेशन और ताली थाली रह जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। तो देखो, जब भी ड्यूटी बढ़ाती है सरकार, उसको प्रोटेक्शनिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि भारत की सरकार गोल्ड के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है। जो ड्यूटी कम की गई थी 2024 में, अब 2024 में गोल्ड के ऊपर ड्यूटी कम की गई थी, जब 6% किया गया था, तो सरकार ने कहा था कि गोल्ड की स्मगलिंग रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक हद तक स्मगलिंग कम भी हुई थी, बट गोल्ड की स्मगलिंग वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि BIS का हॉलमार्क ये सब ज़रूरी है। चलो मान लेते हैं ये बात को भी, बट उससे बड़ी वजह ये थी कि भारत सरकार जो 2015-16 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आई थी, 8 साल हो चुके थे उसके, और अब भारत सरकार को वो पैसे इन्वेस्टर्स को वापस कर रहे थे। आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने भी नहीं सोचा था कि गोल्ड का दाम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगा। तो भारत सरकार के फाइनेंसेस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई ताकि भारत में गोल्ड का सप्लाई बढ़ाया जा सके। ठीक, अब गोल्ड ड्यूटी कम करने के बाद एक और चीज़ हुआ, हमने UAE के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। तो जो दुनिया भर के देश थे वो क्या करते थे, वाया दुबई भारत में गोल्ड को रूट करते थे ताकि इंपोर्ट ड्यूटी को और बचाया जा सके, 1% और बचा सके, 5% की इंपोर्ट ड्यूटी पे ले आ सके, जिसकी वजह से भारत सरकार को नुकसान भी हो रहा था और भारत में गोल्ड की सप्लाई तो बढ़ ही रही थी। तो फिर भारत सरकार आज देखती है कि भाई गोल्ड की सप्लाई उस समय बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाते तो गोल्ड का प्राइस भारत में और बढ़ता, तो भारत सरकार जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आई थी उसके ऊपर और पैसा उनको वापस करना पड़ता इन्वेस्टर्स को। तो भाई चलो ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं कि हमें रोक के रखना था, स्मगलिंग रोकनी थी, लेकिन आज फिर से 15% के आसपास ड्यूटी कर दी गई है, 15% के आसपास ड्यूटी कर दी गई है। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि रुपया का जो डिप्रिसिएशन है उसको रोका जा सके। क्या मतलब है इसका? रुपया डिप्रिशिएट क्यों होता है? रुपया डिप्रिशिएट होता है अगर डॉलर मजबूत हो रहा हो। डॉलर क्यों मजबूत होता है? अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है तो भी डॉलर मजबूत हो रहा है। इसका मतलब है भारत की इकोनॉमी या भारत के रुपए के ऊपर ग्लोबल इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो कम हुआ है। तो भाई एक्सपोर्ट तो हम बढ़ा नहीं रहे, बट ऐसा भी नहीं कि हमने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया है। देखो, हम लोग एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, और ये जो AI की दुनिया बनते जा रही है, उस AI की दुनिया में भारत का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं। तो आने वाले समय में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो दुनिया है, वो भारत को बहुत लाइटेंड नज़र से नहीं देख रही है कि हाँ, यहाँ से कुछ AI रिलेटेड सर्विसेज जॉब या सर्विसेज और निकल के बाहर आ सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका, यूरोप और चाइना इसमें बहुत ज़्यादा लीड ले चुके हैं। तो जो हमारा एक्सपोर्ट जहाँ से हम ज़्यादा करते हैं सर्विसेज से, अब उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट में इंडिया का जो परसेंटेज है वो 1.8% के आसपास, यानी ग्लोबल ट्रेड जो होता है मात्र 1.8% इंडिया उसमें पार्ट है। 2000 से देखा जाए, 2000 के आसपास इंडिया वॉज अराउंड 0.9 to 1% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन गुड्स। अब ये 1.8 हो गया, जो कि बड़ा नंबर है। बट ये नंबर कैसे आया है? ये नंबर आया है उन 2-3 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज की वजह से, जैसे सैमसंग, एप्पल, जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लगी हैं पोस्ट China Plus 1 पॉलिसी। उसकी वजह से इंडिया के MSME जो भारत की कंपनीज हैं, खासकर मीडियम, स्मॉल स्केल और माइक्रो एंटरप्राइजेस,
उनके ऊपर अभी भी खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। प्लस उसके ऊपर से सरकार ने गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट कम करवा दिया है, तो भाई गोल्ड की इंडस्ट्री थोड़ा हिली हुई है, क्योंकि इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है और बहुत सारे लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिलती है, खासकर गोल्ड का जो उद्योग है उसमें। तो अगर गोल्ड इंपोर्ट कम होगा और सरकार, खासकर प्रधानमंत्री सामने से कह रहे हैं कि आप गोल्ड मत खरीदिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास जॉब्स हैं इस गोल्ड के इंडस्ट्री में, उसके ऊपर भी तो एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। प्लस महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप देख रहे हैं 3 रुपया पेट्रोल बढ़ा, फिर 1 रुपया बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा, एलपीजी का दाम बढ़ा, कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ा, दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। और इस महंगाई के दौर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम आ जाए एक पूरे सेक्टर से, तो ये एक और बड़ा खतरा हो सकता है। आप देखो कि 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी 5% से डबल की गई है, एग्रीकल्चर सेस 1% से बढ़ा के 5% किया गया, यानी 15% तो यही हो गया, और 3% का इंटीग्रेटेड जीएसटी तो लगता ही है, तो लगभग 18.5% के आसपास ओवरऑल बर्डन कस्टमर के ऊपर फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब एक तरह से सरकार अपने फाइनेंसेस को ठीक रखने के लिए भारत के लोगों के ऊपर ये बोझ डालते जा रही है। और ऐसा हर बार हम देखने को हमें मिल रहा है कि जब भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो सरकार अपने बजट को ना खराब करके भारत के जो नागरिक हैं उनका बजट खराब हो जाए, वो थोड़ा ज़्यादा गंवार गुजरता है। और अब इसके ऊपर थोड़ा और एनालिसिस करते हैं तो समझेंगे कि ये जो गोल्ड इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे कोई फ़ायदा होने वाला है और ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट आता है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आज से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैच शुरू हो रहा है, हमारा ओरिएंटेशन है। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, तो आज आपके लिए मौका है, गो फॉर द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच। अगर आपको 300 प्लस चाहिए, अगर आप एक लॉजिकल आदमी हैं जिनको ज़्यादा रटना वटना नहीं पसंद है, ऑब्जेक्टिविटी में बिलीव करते हो और 300 प्लस लाना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आपको बेसिक्स की क्लास वर्चुअली फ्री मिल जाती हैं। आप अभी भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेज खोल के देख सकते हो, उसमें बेसिक्स की क्लास आपको मिल जाएगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। प्योरली ग्राफ बेस्ड ऑप्शनल है, ज़्यादा इसमें रटना वटना है नहीं, और जीएस पेपर्स के साथ ओवरलैप है, प्रीलिम्स में ओवरलैप है, इंटरव्यू में आपको एडवांटेज मिलता है। तो यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, गो फॉर द प्लैटिनम बैच, क्योंकि इसमें आपको मेंटरशिप और एडवांस टेस्ट सीरीज मिलती है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आंसर राइटिंग को बेहतर बनाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड, ऑप्शन रिलेटेड, तो रीच आउट टू मी ऑन इकोनॉमिक्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com सो दैट वी कैन टॉक, बातचीत कर सके इस बारे में। अब हम वापस आते हैं भारत के गोल्ड प्राइसेस के बारे में। देखो, भारत का गोल्ड प्राइस 2020 के आसपास अगर देखोगे तो लगभग 50,000 रुपये पर 10 ग्राम के आसपास था। आज वो 1.5 लाख के ऊपर है, यानी लगभग 3 गुना दाम बढ़ चुका है। एक स्टीप हाइक आपको दिखाई दे रहा होगा भारत के गोल्ड प्राइसेस में। अब सरकार के ऊपर भी प्रॉब्लम है कि भाई इतना महंगा हो जाएगा सोना, तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा। अब डॉलर के साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है, 96 को पार कर चुका है, यानी कि आपको डॉलर कन्वर्ट करने के लिए और ज़्यादा रुपया लगेगा। हर डॉलर के लिए पहले जहां आपको 80 रुपया लग रहा था, अब आपको 96 रुपीज़ से ज़्यादा लग रहा है, 16 रुपये से ज़्यादा लग रहा है। 100 रुपये 120 रुपये तक होने की उम्मीद की जा रही है, मतलब भारत का रुपया गिरने की। अब कायदे से देखा जाए तो रुपया का गिरना एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, बट हम एक्सपोर्ट कर कहाँ पा रहे हैं? हम आज भी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हम एक्सपोर्ट कर कहाँ पा रहे हैं? अब भारत सरकार पहले मान लो कि 15% कर दिया, ये चीज़ 2013 में भी किया गया, 2012 में भी किया गया है जब यूपीए गवर्नमेंट थी, बट उस टाइम हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था 5-6% के आसपास जा चुका था, उससे ज़्यादा था। उसको कम करके 2% से नीचे लाया गया, लगभग 1.7-1.8% के आसपास। लेकिन इस समय तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा नहीं है, तब भी गोल्ड के इम्पोर्ट के ऊपर इतना कर क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि हमारा रुपया अब फ्री फॉल में है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हमें अपना इंपोर्ट कम करना है, क्योंकि तेल का इंपोर्ट हम कम कर नहीं सकते, तेल वैसे भी कम आ रहा है, तेल का दाम महंगा हो गया है, रशिया से हम अब तेल डिस्काउंट पे ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के साथ अनबन चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे ग्लोबल फैक्टर हुए हैं जहां पे हमारी सरकार की विफलता दिखाई दी है। अब क्योंकि सरकार कई मोर्चों पे विफल रही है कि हमारा क्रूड इंपोर्ट को सिक्योर किया जा सके सस्ते दामों पे, तो फिर से भारत के लोग अब भारत को बचाने के लिए आगे आ चुके हैं कि भाई अब हम गोल्ड कम खरीदेंगे। बट क्या सरकार के बोलने से कोई गोल्ड कम खरीदेगा? आज भी आप देखो तो गोल्ड का दाम लगातार भारत में बढ़ा है, 800 रुपये 1000 रुपये के आसपास फिर से गोल्ड का दाम बढ़ा है। तो अगर गोल्ड का दाम बढ़ रहा है और फिर
अगर शादी का सीज़न आता है ऐसा कुछ, तो वो परपेचुअल डिमांड है। बड़ा मुश्किल है कि भारत जैसे देश में, जो दुनिया के टॉप 5 गोल्ड रिज़र्व अगर देखे जाएँ, सेंट्रल बैंक जो गोल्ड रिज़र्व रखता है, उससे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व भारत के लोगों के पास है। तो बड़ा मुश्किल है ये सोचना कि एक ऐसा देश जो गोल्ड में अपने वैल्यू और वेल्थ को रिस्टोर करता है और इंटरजेनरेशनल पास करता है, एक तरह से समझ लो कि बाप दादा का गोल्ड होगा तो आगे जनरेशन्स को काम आएगा, उस देश में ये सोचना कि लोग गोल्ड कम खरीदेंगे, हाँ, ये सोचना सही होगा क्योंकि लोगों की सैलरी इतनी नहीं बढ़ी है कि वो गोल्ड खरीद सके, क्योंकि रियल एस्टेट घर तो अपना लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के घर हैं, तो गोल्ड में लोग वैल्यू स्टोर कर रहे थे। अब गोल्ड भी इतना महंगा हो चुका है कि शायद ही मिडिल क्लास के लोग सोना खरीद पा रहे हो, तो सरकार नहीं भी बोलती तो भी लोगों की सैलरी तो बढ़ नहीं रही है कि वो गोल्ड खरीद सके, सीधी सी बात तो यही है। ठीक है, बट इसके साथ साथ एक और चीज़ प्रॉब्लम कि 15% 18% के आसपास अगर आप ड्यूटी बढ़ाते हो तो इससे होगा क्या, गोल्ड इंपोर्ट, वाजिब तरीके से गोल्ड इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा ये कि स्मगलिंग के रूट्स बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जैसे यूएई के साथ हमारा एफटीए है, ठीक, तो यूएई के रास्ते बहुत सारे दुनिया के देश होंगे जो यूएई के रास्ते गोल्ड को इंडिया में भेजेंगे। ठीक है, एक लीगल स्मगलिंग समझ लो एक तरह से, क्योंकि यूएई के साथ जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैरिफ ड्यूटी कम लगता है क्योंकि ऑब्वियसली एफटीए है, तो वहां से गोल्ड आएगा, तो दैट विल बी अ कॉज ऑफ स्मगलिंग। प्लस इसकी वजह से क्या होगा, जो रिटेल का प्राइस है इंडिया में वो डिस्टॉर्ट होगा, ऑलरेडी सब कुछ इतना महंगा है, रिटेल का प्राइस डिस्टॉर्ट होगा, जिसकी वजह से आपका जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं या टैक्स पेइंग जूलर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेल अगर कम होगी तो वो जिन जिन लोगों को उन्होंने जॉब दी है उनकी जॉब भी खतरे में पड़ जाएगी। और आप फिर देखो कुछ ग्लोबल पैरेलल्स की बात करते हैं, देखो ब्राज़ील में भी 1980 में, इंडिया में भी तो 1990 के पहले बड़ा ही प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी था ना, सब कुछ हम बंद करके रखते थे, स्टेट कंट्रोल होता था, बट उसका फ़ायदा तो नहीं हुआ। हम ये देखते आए हैं कि जब भी कंट्रोल बढ़ता है स्टेट का बिना कैपेसिटी डेवलप किए हुए, जैसे कोरिया में भी साउथ कोरिया को अगर देखोगे तो वहाँ भी स्टेट का कंट्रोल था, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, बट उन्होंने बहुत रैपिड तरीके से अपने एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाया, बहुत तेज़ी से। तुम देखोगे सैमसंग, किया, हुंडई, एलजी, ये सब जो कंपनीज़ हैं बहुत तेज़ी से अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया ताकि वो एक्सपोर्ट रेडी हो सके। यानी उन्होंने इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया कि मेरे को इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के फॉरेन प्लेयर से जो मेरा कंपटीशन है उसको बचा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इनोवेट नहीं करते, नहीं, उन्होंने इनोवेट किया और वो आगे निकले। तो क्या हम साउथ कोरिया की तरह, हमारा आज का जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है उस तरह का है, क्या हमारे देश में ईज ऑन डूइंग बिजनेस है, ये सोचने की बात है। और नहीं है तो ये चीज़ हमको ब्राज़ील से देखने की बात कि भाई फॉरेन टेक के ऊपर ब्राज़ील में भी बैन लगा था कि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा देंगे, बट उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि बाहर से टेक्नोलॉजी आई नहीं और क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन था नहीं, तो डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की और इसीलिए आगे चल के जो ब्राज़ील की मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट ही नहीं कर पाए, जो इंडिया की सिचुएशन है। क्योंकि हम साउथ कोरिया की तरह से इनोवेशंस में तेज़ी नहीं लाए, आज भी भारत की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ट्रेडिंग कर रही है, वो इनोवेट नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि उनके पास भाई सही जगह पे सही लोग हैं जिनके साथ उनके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, तो उनको टेंडर मिल जा रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स मिल जा रहे हैं, बट इनोवेशंस फिर भी नहीं आ रहा है इंडिया में। हम ब्राज़ील जैसी सिचुएशन में हैं, साउथ कोरिया जैसी नहीं। यूएसए में भी लगाया गया था टैरिफ ताकि यूरोप से आने वाले जो इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके और यूएस में इनोवेशंस को बढ़ाया जा सके, वो भी हुआ। लेकिन क्या इंडिया में इनोवेशन बढ़ पा रहा है, सवाल ये है। क्यों, अगर क्या हम सिर्फ इंपोर्ट कम करके डॉलर का डिमांड कम कर सकते हैं, तो जवाब होगा कि नहीं, हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये गिरते हुए रुपए से हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं ही नहीं, इतनी इंडस्ट्री है ही नहीं हमारे पास जो भर भर के एक्सपोर्ट कर सके और compete कर सके ग्लोबल मार्केट में। तो यही आप देखो कि ब्राज़ील में जो चीज़ ब्लेंडर करती है, ब्लेंडर मतलब ये जो आप एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रहे हो टेक्नोलॉजी के ऊपर कि हम सेल्फ डेवलप करेंगे, वो ब्लेंडर करता है। लेकिन वहीं पे कोरिया में आप देखते हो कि कोरियन कंपनीज इनोवेट करती हैं, तो जब कंपनीज इनोवेट करेंगी उनको कैपिटल एक्सेसिबिलिटी होगा, सरकारी सहयोग मिलेगा,
तभी जाके वो ग्लोबली एक्सपोर्ट मार्केट डोमिनेट कर पाएंगी। इंडिया में ऐसी कोई एक्सपोर्ट डोमिनेटिंग कंपनी आज भी नहीं है। कोई भी कंपनी आप उठा के देख लो जो एक्सपोर्ट मार्केट को डोमिनेट करती हो, एक्सेप्ट टू व्हीलर, इंडियन टू व्हीलर कंपनीज। इंडियन टू व्हीलर कंपनी चाहे वो साउथ अमेरिका हो या अफ्रीका हो, एक्सपोर्ट मार्केट में डोमिनेट करती हैं। एक्सेप्ट इंडियन टू व्हीलर कंपनीज, देयर आर नो अदर कंपनीज जो एक्सपोर्ट मार्केट को डोमिनेट करती हैं, बिकॉज वी डोंट इनोवेट इनफ। तो अब आत्मनिर्भर भारत की अगर बात की जाए, इसी सबको पार पाने के लिए, क्योंकि भाई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 16% के आसपास है। 1990 से 2015 तक 16% ऑफ द टोटल जीडीपी वॉज मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत सरकार का कि 16% है, इसको हमको 25% करना है, हम 25% करेंगे 2025 तक। तो उसके लिए उन्होंने पीएलआई स्कीम लाई, मेक इन इंडिया स्कीम लाई, और इन सब के बाद भी आज भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो 16% ही है। ठीक है, जो सब कुछ करने के 1990 से 2014 तक जो सब कैंपेन वैम्पेन हुए, बोला गया कि भारत सरकार कुछ नहीं करती है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, पुरानी सरकारों के बारे में ये बोला गया, तब भी 16% था मैन्युफैक्चरिंग। आज बहुत कुछ करने के बाद भी जीडीपी में मात्र 16% ही है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, एक्सपोर्ट में हमारा शेयर बढ़ा है क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज हैं चीप लेबर के लिए इंडिया आई हैं, जैसे सैमसंग आई है, जैसे एप्पल आई है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई हुआ है, इसीलिए एक्सपोर्ट मार्केट हमारा बढ़ा हुआ है। लेकिन इंडियन कंपनीज का योगदान उस एक्सपोर्ट मार्केट में अब भी नहीं बढ़ा है, अब भी नहीं बढ़ा, याद रखना इस बात को। इसीलिए आज आप पैरेलल्स देख सकते हो, जब लाइसेंस राज था ना 1980 के आसपास, 1970 के आसपास, और आज के समय में देखोगे तो आपको पैरेलल्स दिखाई देंगे। ऐसे लोग जो सरकार के करीब हैं उनका विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और ऐसे जो नए प्लेयर्स आना चाहते हैं, नए बिजनेस मॉडल्स आना चाहते हैं, उनके ऊपर अब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना होने की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? लेबर रिफॉर्म्स का ना होना, लैंड रिफॉर्म्स का ना होना, बहुत ज़्यादा सरकारी दखल देना कि ये ऐसे करो वैसे करो। लाइसेंस राज में भी तो यही होता था। दैट इज़ वाई द इनोवेशंस इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया। एंड हमारा जो आत्मनिर्भर पिवट था कि कोविड के बाद हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ा पाएंगे, हम पिछले 5 साल में भी नहीं बढ़ा पाए। तो क्योंकि अब देखा जाता है ना कि हर साल सरकार अगले 10 साल में क्या होने वाला है उसका टारगेट हमको बता देती है कि अरे अभी नहीं हुआ है लेकिन 15 साल के बाद बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2014-15 में बोला गया कि 2024-25 तक हम एकदम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, 25% मैन्युफैक्चरिंग हो जाएंगे। तो 2025 तो बीत गया, अब हमको एक नया टारगेट मिला है 2047। अभी क्या हो रहा है हम लोग उसके बारे में शायद बात उतना नहीं करते। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, तो एक्सपोर्ट रेजिलियंस की अगर बात करें तो हमारा सर्विसेज सेक्टर अच्छा किया है। हमारा जो गुड्स सेक्टर है वो ठीक ठाक काम कर रहा है, खासकर जो बड़ी कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट में अपना योगदान दे पा रही हैं, लेकिन एमएसएमईज के ऊपर प्रेशर बढ़ा है। तो ये बात हमको समझने की है। एक्सपोर्ट रेजिलियंस इज बिकॉज ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, जो एक मैक्रो इकोनॉमिक जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करता है। नहीं तो हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हमारा गुड्स इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, सरप्लस में रहते हैं। प्लस जो हमारे एनआरआईज हैं जो बाहर कमा के भर भर के पैसा भारत भेजते हैं, लगभग $150 बिलियन के पास, उन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो देश में करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहता है, ना कि हमारे गुड्स एक्सपोर्ट की वजह से। और अगर हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाए तो हम इम्पोर्ट के ऊपर जितना भी कर्व लगा लें, भारत का रुपया जितना गिरता जाएगा, इम्पोर्ट बिल हमारा उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि आरबीआई भी अब अपना जो भारत को लेके अनुमान लगाई थी कि हम 7% के ऊपर बढ़ेंगे, उसको अब घटाते जा रही है। यानी कि रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा 6.8 यानी 7% से नीचे आने वाला है। और क्योंकि इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो 6.8% का नंबर और नीचे जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि भाई डोमेस्टिक कंजम्पशन या डोमेस्टिक डिमांड घटने की उम्मीद है भारत में, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, क्योंकि तेल का दाम लगातार बढ़ रहा है, हर 4 दिन पे तेल का दाम बढ़ जा रहा है। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन 4% के आसपास आने की उम्मीद है, जो कि और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फिजिकल डेफिसिट विल बी 4.3%। और अब तो खैर हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो देखते हैं, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो अर्लियर प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से 0.9% रहने की उम्मीद थी। आरबीआई अपने प्रोजेक्शंस को अब फिर से रिवाइज करने वाला है, वो रिवाइज प्रोजेक्शन जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो अब करें क्या, हम करें क्या? भाई करने की ज़रूरत यह है कि हमको अपना एक्सपोर्ट ग्रो करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो चाइना +1 पॉलिसी चारों तरफ चल रही है,
यूएस चाइना के बीच में अनबन चल रही है, उसका फ़ायदा हम उठा सके जल्द से जल्द। यूएस के साथ, यूरोप के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ हो ही गया है, यूएस के साथ एक ट्रेड डील करके, ताकि हम डोमिनेट कर सके और जो हम एक्चुअली टेक्नोलॉजी में पीछे छूट गए हैं एआई की टेक्नोलॉजी में, उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके। सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्शनिज्म लगाने से शायद उतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला भारत के रुपए को। उसके बाद स्टेबिलिटी ज़रूरी है। नी जर्क रिएक्शन जैसे 9% बढ़ा दिए, 6% से बढ़ा के 15% ड्यूटी कर दिए, ये नी जर्क रिएक्शन भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है और भारत के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा नहीं। उसके अलावा ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब अगर जैसे हमारा सूरत का डायमंड एक्सपोर्ट है, वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट है, लेकिन भारत का जो गोल्ड है वो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट नहीं है, वो बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि भले हम गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ाएं या घटाएं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी गोल्ड में कर रहे हैं, मतलब फिनिश्ड मान लो ज्वेलरी को कर रहे हैं, तो जो हमने इंपोर्ट किया उससे ज़्यादा का अगर वैल्यू हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है, नेट नेट वी आर इन अ गेम। और ये जो टैक्टिकल प्रोटेक्शनिज्म का जो ट्रैप है कि हम गोल्ड को बचा लेंगे तो हमारा रुपया बच जाएगा, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। गोल्ड के ऊपर टैरिफ लगने के बाद से रुपया 1 से 1.5 रुपया नीचे जा चुका है डॉलर के अगेंस्ट में। तो एक टेम्पररी शील्ड हो सकती है, बट परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन होता कि पिछले 10 साल में सरकार ऐसी ज़मीन तैयार करती कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग और भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भारतीय कंपनीज आगे आ सकती। बट शायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना है नहीं भारत में जितना बोला जाता है, इसीलिए भारतीय कंपनीज आज भी ग्लोबली कम्पिटिटिव नहीं हो पाई हैं। और हम $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी का टारगेट था हमारा, वो भी 2 साल के लिए आगे सरक गया है। अब तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी ये कह दिया है। हम दम भर रहे थे कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आज हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ फॉलिंग डॉलर एंड बिकॉज ऑफ द न्यू जीडीपी सीरीज। तो हमारा जो 5 ट्रिलियन का टारगेट था वो भी अब 2028 लास्ट या 2029 तक सरक चुका है। तो अब हम कहाँ जाके रुकेंगे? देखो भाई, सरक रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आगे क्या करो कि स्लाइड को काट दो, आप वो नहीं कर सकते, आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। ज़रूरत ये है फ्रिक्शन बढ़ाने की, कि जो हम सरक रहे हैं ऐसा हो कि हम ग्रोथ के ऊपर जा सके, एस्केलेट कर सके ग्रोथ को, ताकि एक फ्रिक्शन का काम कर सके, हमारा जो स्लाइड है उसको हम रोक सकें। बट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है टैक्टिकली सरकार भारत की कंपनीज़ के ऊपर, भारत के छोटे मध्यम लघु उद्योग के ऊपर ध्यान दे, ना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर, ताकि जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो भारत में बेहतर हो सके। नहीं तो फिर गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट करते रहिए, इंपोर्ट के ऊपर बिल बढ़ाते रहिए, वसूली करते रहिए, बेसिकली दैट्स ऑल वी आर डूइंग। प्रोटेक्शनिज्म बढ़ाने से इट्स लाइक रेवेन्यू गवर्नमेंट एंड नॉट अ ग्रोथ लेड गवर्नमेंट। कि हमको सरकार क्या कह रही है कि मेरा रेवेन्यू बढ़ा दो, बाकी हम देख लेंगे, फिर आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपका बजट खराब हो रहा है, चलेगा, मेरा बजट नहीं खराब होना चाहिए। तो सरकारें अगर अपने बजट के बारे में सोचने लगे रादर देन योर द सिटीजन्स बजट, देन दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। और एक सवाल आपको पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर का बजट बिगड़ने वाला है, वो बिगड़ रहा है। पिछले 2-3 महीने से भारत के लोग गैस सिलेंडर को लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो सवाल आपको पूछने की ज़रूरत है, जवाब सरकार को देने की ज़रूरत है। तो इस इल्यूजन में मत आओ कि आप ये जो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट बिल बढ़ा देंगे तो गोल्ड का इंपोर्ट कम हो जाएगा। दैट इज़ ऑल दैट थाली आर्ग्यूमेंट, थाली बजा डिमोनेटाइजेशन आर्ग्यूमेंट, जिसका अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई रियल रिजल्ट नहीं आता। तो सवाल पूछो, अपने लिए पूछो, इस देश के लिए पूछो। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट का यूज़ करो। सो अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम अगर आपको इंटरेस्ट आया है इस टॉपिक में तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपका हो सकता है। गो फॉर द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच, क्योंकि आज से हमारा बैच शुरू होने वाला है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।